हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है घमंडी राजकुमारी। यह एक हिंदी फेरी टेल्स है। विनोद अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। उसके पास एक खेत और एक छोटी सी दुकान थी जिसका काम वह अकेले ही संभालता था। उसके पास बहुत सारा काम रहता था जिसके कारण विनोद स्वयं अपने लिए भी बिल्कुल समय नहीं निकाल पाता था। वह अपने कार्य में इतना व्यस्त रहता था कि कब सुबह और कब शाम हो जाती उसे पता ही नहीं चलता। विनोद, अरे अरे जल्दी करो, मुझे दुकान पर भी जाना है और खेत का काम भी संभालना है। विनोद की पत्नी, क्या जल्दी करो, कल से कह रही हूँ। माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, लेकिन आप हो कि सुनते ही नहीं। विनोद, अरे मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, अभी मुझे दुकान पर पहुंचना है। तुम क्यों नहीं माँ को डॉक्टर के पास ले जाती? विनोद की पत्नी, कौन, मैं? ना बाबा ना, मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा। माँ जी को अगर डॉक्टर के पास ले जाऊंगी तो रास्ते में ही वो मुझे इतना पका देंगी कि मैं वापस लौटने लायक नहीं रहूंगी। ये तुम्हारा काम है, तुम स्वयं करो। विनोद, अच्छा ठीक है, अभी मुझे दुकान के लिए देर हो रही है। दोपहर को मैं माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तभी विनोद का बेटा वहाँ आता है। अमन, पापा पापा, कल आपने कहा था कि आप मुझे नया बैग लाकर देंगे, क्या हुआ? विनोद, हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी है ना, वह लेकर आएगी। विनोद की पत्नी, हाँ मैं ही ले आऊंगी। आप हर रोज खर्चाना जो मुझे देते हो ना। विनोद, क्यों? कल दिए तो थे 1000 रुपए, कहाँ गए? विनोद की पत्नी, कहाँ गए मतलब? घर का राशन नहीं आता है क्या? अब रोज रोज मुझसे हिसाब मांगोगे क्या? अमन, मुझे नहीं पता पापा, लेकिन आज ही मुझे नया बैग चाहिए। मेरे स्कूल में सभी बच्चों पर नए नए और सुंदर बैग हैं। मेरा बैग तो जगह जगह से फट गया है और अब तो उसमें से ज्योमेट्री बॉक्स भी बाहर गिर जाता है। विनोद की पत्नी, जग्गू बेटा, पापा है ना, वह तुम्हें लाकर नया बैग लाकर देंगे, तू चिंता ना कर। विनोद की पत्नी, पिता हो, पिता का फर्ज तो पूरा करना ही पड़ेगा। अमन का नया बैग आज ही लेकर आना है। विनोद, अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ही लेकर आ जाऊंगा, लेकिन अभी मैं दुकान के लिए जा रहा हूँ, बहुत देर हो चुकी है। विनोद घर से बाहर निकलकर थोड़ा ही दूर पहुँचता है, तब तक पीछे से उसकी पत्नी कहती है, अच्छा सुनिए जी, बाजार से आते आते अंगूर लेते आइएगा। विनोद, तुमसे कितनी बार कहा है कि जाते समय पीछे से मत ठोका करो। विनोद की पत्नी, टोक नहीं रही हूँ, मैं तो माँ की फरमाइश आपको बता रही हूँ। माँ जी ने बताया था कि उन्हें अंगूर खाने का बहुत मन हो रहा है। कोई फल वाला गांव में फेरी देने आ नहीं रहा, इसलिए मैंने कहा कि आप ही ले आए। उसके बाद विनोद काम पर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ आवाज लगाती है, विनोद, ओ विनोद, विनोद, अब आपको क्या हुआ माँ? आप क्यों बुला रही हो? वैसे भी मुझे काम के लिए देर हो रही है। विनोद जल्दी से माँ के कमरे में जाता है। विनोद की माँ, विनोद बेटा, तू दिन भर काम करता रहता है, जरा कुछ समय के लिए इस बुढ़िया के पास भी बैठा कर। विनोद, माँ अभी मुझे दुकान के लिए देर हो रही है, मैं दोपहर में आकर तुमसे ढेर सारी बातें करूँगा। यह कहकर विनोद जल्दी जल्दी अपने काम पर निकल जाता है। दोपहर को वह स्कूल बैग और अंगूर लेकर घर लौटता है। विनोद, माँ, ओ माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना है, अगर समय पर नहीं पहुँचे तो वह घर निकल जाएगा। विनोद की माँ, हाँ हाँ बेटा, आती हूँ। हाय राम, इस उम्र में तो ठीक से पैर भी नहीं उठते, जल्दी जल्दी चलने की तो दूर की बात है। विनोद अपनी माँ को पकड़कर उन्हें रिक्शे में बैठता है और डॉक्टर के पास निकल जाता है। वापस आकर, विनोद,
अरे सुनती हो, माँ का ध्यान रखो। इनकी तबीयत वाकई में बहुत खराब है। मैं डॉक्टर की बताई हुई दवा को लेकर आता हूँ। विनोद की पत्नी, अरे आते समय क्यों नहीं लेकर आए? विनोद, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन माँ की तबीयत अभी बहुत खराब है, बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही है। अब तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, मैं दवा लेकर आता हूँ। विनोद अपनी दवा लेकर घर की तरफ लौट ही रहा था, तभी रास्ते में उसे एक मजदूर घेर लेता है। मजदूर, विनोद भैया, आप मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं आगे आपके खेतों में काम नहीं कर पाऊंगा। विनोद, क्यों, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो तुम आगे खेतों में काम नहीं कर सकते? अभी मेरे घर पहुंचना बहुत जरूरी है, बाद में बात करूंगा। मजदूर, आप बस मेरा हिसाब कर दो, मैं अभी का अभी यहाँ से चला जाऊंगा। विनोद, अरे मेरे कहने का वह मतलब नहीं है, चलो मैं तुम्हारे साथ चल तो रहा हूँ। विनोद मजदूर के साथ जैसे ही अपने खेत पर पहुँचता है, दूसरा मजदूर भागा भागा उसके पास आता है। दूसरा मजदूर, विनोद भैया, मुझे भी आपके खेतों में काम नहीं करना, मेरा भी हिसाब कर दो। विनोद, अब ऐसा क्या हुआ? सुबह तो मैं तुम दोनों को अच्छा खासा छोड़ कर गया था, अब तुम दोनों काम छोड़ने की बात कर रहे हो। एक मजदूर दूसरे मजदूर की ओर इशारा करके, पहला मजदूर, भैया यह तो बिल्कुल पागल है, इसे बात करने की भी तमीज नहीं है, मैं इसकी वजह से यह काम छोड़ रहा हूँ, आप मेरा हिसाब कर दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दूसरा मजदूर, हाँ भैया, आप मेरा हिसाब कर दो और सारा काम इसी से करवा लो, मैं भी काम छोड़ रहा हूँ। विनोद, तुम लोग अपना काम शांति से क्यों नहीं करते? पहला मजदूर, आपको क्या पता विनोद भैया, आप कौन सा खेत पर रहते हो, मालिक बनकर इधर उधर घूमते रहते हो, आपको हमारे साथ रहना चाहिए ना यहाँ पर, ताकि काम ठीक से हो पाए। आप यहाँ जब तक रहते हो तब तक यह ठीक रहता है, आपके पीछे बिल्कुल भी काम नहीं करता, कामचोर कहीं का। दूसरा मजदूर, आप मेरा हिसाब कर दो भैया, मुझे अब और इसके साथ नहीं रहना, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा, नहीं तो यह मुझे पागल कर देगा। विनोद, ठीक तरह से सोच लो भैया, क्या पता आगे काम ना मिले। दूसरा मजदूर, मिलेगा क्यों नहीं, ढूंढने जाऊंगा तो जरूर मिलेगा, आप बस मेरे मेहनत के पैसे दे दो। विनोद उसे उसके पैसे दे देता है और वह वहां से चला जाता है। पहला मजदूर खेत में काम करने लगता है और विनोद भी उसके साथ काम में लग जाता है। विनोद, आज तो मैं बहुत थक गया, अब मुझसे और काम नहीं होगा, चलो घर चलता हूँ। विनोद घर के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक नदी दिखाई देती है। विनोद, क्यों ना मैं इसमें एक डुबकी लगा लूं? पूरा शरीर दुख रहा है, थोड़ा बहुत आराम तो जरूर मिलेगा। जैसे ही वह नदी की ओर बढ़ा, गांव के एक आदमी ने आवाज लगाई, आदमी, अरे भैया, नदी की तरफ मत जाओ, नदी उफान पर है। लेकिन विनोद को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी और वह नदी में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ता रहा। विनोद, इस रोज रोज की किचकिच वाली जिंदगी में कितनी थकावट है। वह एक डुबकी लगाता है, आहा हा, थकान कम हुई, कितना शीतल जल है, लग रहा है कि मैं इस नदी में ही समा जाऊं। विनोद जैसे ही दूसरी डुबकी लगाता है, नदी में तेज लहरों का आना शुरू हो जाता है और विनोद बहने लगता है। विनोद धीरे धीरे बीच नदी की ओर जाने लगता है। विनोद, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरे मुंह से निकल गया कि मैं इस नदी में समा जाऊं, अरे बचाओ, मेरी कोई मदद करो। आदमी, अरे भैया बचाओ। वह आदमी नदी में बह गया है। विनोद कुछ समय के बाद बेहोश हो जाता है और नदी में नीचे पहुंच जाता है। जब विनोद को होश आया, विनोद, अरे यह मैं कहाँ आ गया,
यह जगह तो एक महल जैसी है। जलपरी, महल जैसी नहीं, बल्कि यह एक महल ही है। विनोद, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? जलपरी, तुमने सच्चे दिल से नदी में समा जाने की बात कही तो मैंने सुन ली। तुम मेरी पानी की दुनिया में हो, मैं एक जलपरी हूँ और यह मेरा ही महल है। तुम नदी में डूब रहे थे तो मैंने तुम्हें बचा लिया, है ना? अच्छी बात। विनोद, जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं घर चलता हूँ। जलपरी, घर कहाँ भागा जा रहा है? कुछ दिन यहाँ रहकर इस नई दुनिया का मजा लो। देखो, यह सब हर किसी के नसीब में नहीं होता। विनोद, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे जाने दो। राजकुमारी, देखो, अब तुम यहीं रहो। क्या रखा है उस दुनिया में? यहाँ रहो, इस राजमहल में मेरा राजा बनक डॉटर। मुझे तुम बहुत पसंद हो, हम दोनों राजा रानी बनकर बहुत खुश रहेंगे। विनोद, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी माँ मेरे लिए बहुत ज्यादा चिंतित होंगे और मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देखो, मेहरबानी करके मुझे जाने दो। राजकुमारी, मेरा भी परिवार था, सब मर गए, मैं अकेली रह गई। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मेरी बात मानो वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। विनोद, मैं जा रहा हूँ। विनोद ने जैसे ही जाने के लिए कदम उठाए, राजकुमारी ने उस पर जादू कर दिया और उसके पैर वहीं जम गए। विनोद, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो राजकुमारी। भगवान सब देख रहे हैं। तभी राजकुमारी ने फिर से जादू किया और विनोद को पूरा पत्थर में बदल दिया। राजकुमारी, बात नहीं मानेगा, नहीं मानेगा मेरी बात, अब पत्थर बनकर रहे। विनोद के परिवार में विनोद की माँ, पता नहीं मेरा विनोद बेटा कहाँ है? कितने दिन बीत गए। आदमी, माँ जी, विनोद तो नदी में बह गया, पता नहीं वह अभी तक जिंदा भी होगा या नहीं। विनोद की माँ, चुप रह कलमुहे, मेरा विनोद बेटा जिंदा है और वह जरूर आएगा। आदमी, भगवान करे विनोद जल्दी वापस लौट आए। पंडित ने कहा है कल बहुत बड़ा दिन है, एक बार जाकर उस नदी की पूजा जरूर कर लेना। अगले दिन विनोद की पत्नी और बच्चा दोनों नदी में फूल प्रवाहित करने के लिए जाते हैं। विनोद की पत्नी, कहाँ हो जी? घर क्यों नहीं आते? जल्दी घर पर वापस आ जाइए। अमन, पापा घर आ जाइए, मुझे आपकी बहुत याद आती है। यह कहकर दोनों अपने हाथों में लिए हुए फूलों को नदी में छोड़ देते हैं। सभी फूल नदी की गहराइयों में जाने लगते हैं और पत्थर बने विनोद के ऊपर जा गिरते हैं। फूलों के गिरते ही विनोद ठीक हो जाता है और पहले की तरह चल फिर सकता है। दासी यह खबर राजकुमारी तक पहुंचाती है तो राजकुमारी जल्दी से वहां जाती है। राजकुमार, यह कैसे हो सकता है? इसे तो मैंने पत्थर बना दिया था। विनोद, शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के पास लौट जाऊं। राजकुमारी, देखो, अगर तुम लौट जाओगे तो मेरा क्या होगा? विनोद, अच्छा ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजकुमारी, शर्त? कैसी शर्त? तुम मुझे फिर से पत्थर बना दो, क्योंकि यहाँ मैं पत्थर बनकर ही रह सकता हूँ। वैसे तो मुझे घुटन महसूस होती है यहाँ, मैं अपने परिवार के बिना जीते जी मर रहा हूँ। वहीं पास पड़े हुए एक फूल में से आवाज आती है, विनोद, तुम चले जाओ। यह घमंडी और नासमझ राजकुमारी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यह अपनी खुशी के लिए तुम्हें बर्बाद कर देगी। राजकुमारी, नहीं नहीं विनोद, यह बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तुम्हें अब बिल्कुल नहीं रोकूंगी। तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। एक मछली विनोद को नदी के किनारे तक छोड़ आती है। विनोद वापस घर लौटता है तो उसका बेटा, पापा आ गए, पापा आ गए कहते हुए विनोद को गले लग जाता है। यह देखकर विनोद की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
विनोद जाकर अपने माँ के पैर छूता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। विनोद जान चुका था कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपने परिवार के साथ समय बिताना है। जिस जिंदगी को वह पहले बोझ समझता था वही जिंदगी एक असली जिंदगी होती है। विनोद की एक छोटी सी गलती उसे उसके परिवार से अलग कर देती है, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों के सच्चे प्यार और स्नेह की वजह से विनोद को उसकी पहले जिंदगी वापस मिल जाती है, जिसे पाकर वह बहुत खुश होता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।